बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा बेटा मैं बात कर रहा था एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज जो होते हैं वो आसान होते हैं, एमसीक्यूज आसान होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में सीन ये होती है, डू या डाई वाली होती है। मतलब अगर आपने एमसीक्यू गलत कर दिया तो आपका पूरा सवाल गलत हो गया, एमसीक्यू सही कर दिया तो पूरा सवाल सही हो गया। तो एमसीक्यूज को केयरफुली करना होता है। तो और दूसरी बात, एमसीक्यूज जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ज्यादातर एक जैसे होते हैं। बहुत कम ही होता है कि आपको नए किस्म के एमसीक्यूज मिले। अगर आप जितने भी पेपर्स करेंगे ना पूरी तैयारी करने के बाद, तो 30 में से 4 या 5 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा तंग करेंगे। बाकी 25 एमसीक्यूज ऐसे होंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई आप आराम से कर लेंगे। अराउंड 30 में से 7 या 8 एमसीक्यूज तो रिपीट होते हैं घुमा फिरा के। तो एमसीक्यूज की तैयारी में मैं कहूँगा थोड़ा रिलैक्स रहें, मतलब टेंशन नहीं करें। अगर आप जिस तरह मैंने ग्रुप में वो बताया ना कि 2010 से लेके 2019 तक के अगर आप सारे एमसीक्यूज करते हैं और उसके अलावा आईजीसी की भी ट्राई करते हैं एंड देन फिर जो भी रिसेंट पेपर्स आए वो करते हैं, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, आराम से इस तरह जाएगी। तो अब जरा हम कंपनी के ऊपर फोकस्ड हैं। एमसीक्यूज के लिए बस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब एमसीक्यूज पे जरा हम फोकस करते हैं। मैं एक एक एमसीक्यू करके आपको समझाता रहूंगा। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा। संजना बेटा मेरे साथ हैं? आर यू देयर विथ मी? जी। अब देखें, पहला एमसीक्यू क्या है? द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। असल सवाल क्या है? इसने सारी चीजें दी हुई है। असल सवाल ये कि विच फॉर्म पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी। इक्विटी ऑफ द कंपनी। सर इक्विटी ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है? इक्विटी ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है? इक्विटी ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि जो आपकी कैपिटल का पार्ट होता है, इन शॉर्ट जो आपके सोशी में आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के, स्टेटमेंट ऑफ, मैं दोबारा बता दूं आपको अपनी बात। देखें, विच फॉर्म पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी की जो इक्विटी होती है ना, कंपनी की जो इक्विटी होती है, मतलब इक्विटी में सिर्फ बात कैपिटल। कंपनी के कैपिटल में क्या क्या आता है? हर वो चीज आती है जो आपकी सोशी में आती है, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आती है। मतलब कंपनी की इक्विटी के अंदर आपका शेयर कैपिटल आता है, और शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स आते हैं। क्या आते हैं? रिजर्व्स आते हैं। तो मैंने दो ही रिजर्व्स पढ़ाए थे कंपनी में। एक पढ़ाया था रिटेन्ड अर्निंग, इसका नाम रिटेन अर्निंग भी होता है, इसका एक और नाम भी है सॉरी बेटा, इसका एक और नाम भी है। और वो एक और नाम क्या हमारे पास? रिटेन प्रॉफिट भी इसका नाम है, ठीक है ना। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी इसका नाम है। और तीसरी चीज होती है जनरल रिजर्व। मैं अगेन बता दूं, कंपनी की इक्विटी में जब भी कंपनी की टोटल इक्विटी का वर्ड आया या इक्विटी का वर्ड आया, आपके जहन में 3 चीजें आनी चाहिए ओ लेवल के हद तक। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 आपके रिजर्व्स। और रिजर्व में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिटेन अर्निंग और दूसरा होता है जनरल रिजर्व। अब आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? जी बेटा, इसका आंसर क्या होगा? जी एक्सेलेंट बेटा। मैंने कहा 3 चीजें आती हैं इसके अंदर। अब डिबेंचर तो आएगा ही नहीं। सर डिबेंचर क्यों नहीं आएगा? डिबेंचर बेसिकली हमारे लिए क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी होती है बेटा। क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी, इसलिए वो नहीं आएगा। बाकी आपका मैंने अभी कहा है 3 चीजें आती हैं, जनरल रिजर्व आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, रिटेनिंग आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये सवाल पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे करने हैं। A company had retained earning of 3,600 on 1st जुलाई 2018। ठीक है बेटा, हमने यहां तक बात पढ़ ली। उसके बाद आगे कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 वाज 20,000। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था 2000 और हमने ट्रांसफर टू रिजर्व भी किया है। इसका अमाउंट नहीं बताया, जो ट्रांसफर टू रिजर्व इसका अमाउंट नहीं बताया। उसके बाद कह रहा है साल के आखिर में हमारे पास जो रिटेनिंग था ये इतना बना, ये बताएं हमने कितना ट्रांसफर किया। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? अगर वो रिटेन अर्निंग में कुछ कैलकुलेशन करवाए और कोई आइटम मिस करवाए, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? तो आपको रिटेन अर्निंग का कॉलम याद होता होगा, तो मुझे बता सकते हैं कि रिटेन अर्निंग के कॉलम में सबसे पहले क्या आता था? रिटेन अर्निंग के कॉलम जब हम बनाते थे सोशी में, सबसे पहले क्या चीज लिखते थे? ओपनिंग बैलेंस। तो मैं लिख लेता हूँ रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हम क्या करते थे बेटा?
उसके बाद हम क्या करते थे बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या करते थे, प्लस करते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, डिविडेंड जो हमने पे किया है वो माइनस करते थे, डिविडेंड जो हमने पे किया है वो हम क्या करते थे, माइनस करते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमने ट्रांसफर किया है वो भी हम क्या करते थे, माइनस करते थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और आखिर में क्या होता था, आखिर में बेटा हमारे पास क्या होता था, हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आ जाता था, रिटेनिंग का क्लोजिंग आ जाता था। तो ये एक इक्वेशन बन गई। पेपर में कभी मिसिंग फिगर्स देना और कैलकुलेशंस दे दे तो आप कोशिश करें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया करें। अब ये वाली इक्वेशन यूज करके मुझे बताएं, आपको रिटेनिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, आपको इसने जो है क्या नाम है अपना, जो हमने डिविडेंड पे किया वो दिया हुआ है, ये रहा डिविडेंड, आपको इसने सवाल के अंदर जो है अल्लाह भला करे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो भी दिया हुआ है, तो आप फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब आप मुझे बताएं कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट चेक करके बताएं। रिटेनिंग का ओपनिंग है 3600, मैं लिख देता हूँ 3600, प्लस कर देते हैं 20,000 प्रॉफिट, वो भी हम प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं डिविडेंड जो हमने पे किया वो कितना था, वो 2000 था, माइनस कर देते हैं, और ट्रांसफर लिखा हुआ है इज इक्वल टू रिटेनिंग क्लोजिंग, रिटेनिंग क्लोजिंग हमारे पास कितना आ रहा है, 15,600 आ रहा है, तो ये 15,600 जो आप यहाँ लेकर आ जाएं, इस साइड लेकर आ जाएं, तो आपके पास आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। आवाज मेरी आ रही है आपको बेटा? अच्छा आगे चलते हैं, आईएएस पे मैं बाद में आ रहा हूँ, आईएएस क्या होता है इस पे बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं आपको बाकी चीजें करवा दूँ। अच्छा इस पे आते हैं, आगे सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज शोन एज अ लॉन कैपिटल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। आप आंसर आप खुद देंगी, मैं चीजें बताता रहूंगा। तो पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास कैपिटल का मतलब होता है नॉर्मली जो बिजनेस में पैसा लगाया गया, और अमूमन हम समझते हैं कि जो पैसा ऑनर ने लगाया, लेकिन कंपनी में पुराने जमाने में कहा जाता था कंपनी में कैपिटल दो तरह का होता है। मैं पहले चीज समझा तो फिर आप बताइएगा। एक होता है हमारे पास लोन कैपिटल, और एक होता है हमारे पास शेयर कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है, देखें, लोन कैपिटल जो होता है, ओ सॉरी शेयर कैपिटल जो होता है, शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो किसी ने इन्वेस्टमेंट की नीयत से लगाया है, ठीक है, नॉर्मली उसको हम डिविडेंड दे रहे होते हैं, अगर हमें प्रॉफिट होते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है। इस पर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा जब सवाल आएगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की नीयत से लगाया होता है, अमूमन इसको हमें वापस नहीं करना होता, इस पैसे को वापस नहीं करना होता। अगर बंदे को पैसे चाहिए भी हैं तो वो जाके शेयर बेच दे, हम नहीं देंगे, वो किसी और को जाके शेयर बेच दे, उससे जाके पैसे ले ले, ठीक है। तो ये पैसा तकरीबन ज्यादातर परमानेंट पर्पस पे आया होता है, परमानेंट सोर्स होता है कंपनी का। और ये जो हमारे पास है दूसरी चीज जो है लोन कैपिटल, लोन कैपिटल क्या है, ये भी पैसा लोगों ने लगाया है, लेकिन ये पैसा हमें वापस करना है, ठीक है, ये पैसा क्या करना है, हमें वापस करना है। अब जाहिर सी बात है ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने सुना होगा, तो इस तरीके से लॉन कैपिटल ये पैसा वापस तो करना है, लेकिन जल्दी नहीं करना, साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, 3 साल बाद करना है, मतलब हमारे पास मोर देन ईयर टाइम मौजूद है, मोर देन ईयर टाइम मौजूद है। तो इन शॉर्ट टर्म्स लॉन कैपिटल को मैं कह सकता हूं कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये मेरी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है लोन, अगर हमने किसी से कोई लोन लिया है तो वो भी लोन, ये आपका लोन कैपिटल कहलाएगा, और दूसरी सूरत में हमारे पास इसके अंदर आ जाता है डिबेंचर। नॉर्मली हम डिबेंचर को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं लोन कैपिटल, मतलब ये वो पैसा होता है जो हमें वापस करना है, लोगों ने दिया तो है लेकिन इस पैसे का एक टाइम मुकर्रर है, एक मेच्योरिटी टाइम मुकर्रर, हमें वापस करना है, इस पे हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, शेयर कैपिटल है, लोन कैपिटल नहीं है, ठीक है।
बाकी लाइबिलिटी के अंदर दो चीजें हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट, एक डिबेंचर है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, जबकि लॉन कैपिटल क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बी होगा, बी फॉर बॉल। अब आ जाए आगे। अब ये जो डिबेंचर होता है, जो लोन लिया होता है हमने, इस पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट, अगर हमने इसको पे किया है। अगर हमने इसको पे नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और हमने पे नहीं किया तो हम इंटरेस्ट पेबल को करेंगे क्रेडिट, अगर हमने इसको पे नहीं किया। अब गौर से सुनिएगा, डिबेंचर को जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो जब ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये कहाँ आएगा मुझे बताएं, इनकम स्टेटमेंट में आएगा, सोशी में आएगा, एसएफपी में आएगा, अगर ये हमारे लिए एक्सपेंस है। जी बेटा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। दूसरी बात, अगर हमने ये पे नहीं किया तो हर चीज की दो एडजस्टमेंट्स होती है ना। अगर हमने इसको पे नहीं किया तो इसका मतलब ये मैं पे करना है, तो ये कहां पर आएगा, ये आपका ये इंटरेस्ट पेबल कहां पर आएगा, आपने पढ़ा होगा ना, अदर पेबल। अदर पेबल कहां लिखते हैं, एसएफपी में किस जगह लिखते हैं, एसएफपी में लिखेंगे, और कहां लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। तो अगेन मैं बता दूं, डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है हमारा एक्सपेंस होता है, इट मींस वो कहां पर आएगा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। दूसरी बात, हमने अगर पे नहीं किया तो हमें ये पे करना है, तो जब हम एसओएफपी बनाएंगे, एसओएफपी में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है जो हमने भी पे नहीं किया, वो हम करंट लायबिलिटी में जाके एज अ अदर पेबल लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आएगा और इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। तो सवाल ये था कि डिबेंचर इंटरेस्ट है, इज पेड एनुअली, हर साल हम पे करते हैं, लेकिन एरियर का वर्ड यूज किया है। एरियर का मतलब ये होता है कि हम बाद में पे करते हैं। एरियर का मतलब होता है बाद में, जैसे ट्यूशन की फीस आप एडवांस में देते हैं, लेकिन जो बिजली के बिल है वो बाद में देते हैं, आप टेलीफोन के बिल जो है वो बाद में देते हैं, मतलब पहले सर्विस लेते हैं बाद में पे करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्यूशन में होता है कि आप पहले फीस पे करते हैं, सर्विस बाद में ले रहे होते हैं, तो वो एडवांस में होता है। तो यहाँ वो यही कह रहा है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट होता है वो हम 1 अक्टूबर को पे करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं 30 सितंबर को हम क्या करेंगे। 30 सितंबर को तो पे नहीं किया, लेकिन एंट्री तो करनी है, तो इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस में लिखेंगे जितना हमारा बनता है, और जितना हमने पे नहीं किया वो जाके हम लिखेंगे एसएफटी में, करंट लायबिलिटी में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सर, यही सवाल रिपीट हुआ है, ये शीट मैं आपको भेज दूंगा। ये सवाल जो है ना, ये शीट, ये जो सवाल आया आपके पास, अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी हो तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये नीचे मैंने सारा इसका वो दिया हुआ है, ये देख सकती हैं, ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है। इसमें इसका मतलब क्या है, 2017, इसका मतलब क्या है, अक्टूबर नवंबर, और इसका मतलब है पेपर 1-1। तो इन शॉर्ट ये पेपर 1-1 है, अक्टूबर नवंबर 2017, और उसका क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तो ये शीट में भेज दूंगा। तो यही सवाल एज अ क्वेश्चन 25 आया है, और सेम सवाल है, और ये रिपीट कब हुआ था, अक्टूबर नवंबर 2017, पेपर 1-2, अक्टूबर नवंबर। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब ये सवाल आप ट्राई करें, ये सवाल आप ट्राई करें, क्योंकि ऊपर सेम सवाल मैंने आपको ऐसा करवाया था जिसमें मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी। मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूं, मैंने आपको रिटेनिंग की इक्वेशन बना के दी थी, ये वाली, अगर आपको याद हो। मैंने लिखा था रिटेनिंग के कॉलम में क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर प्रॉफिट लिखते हैं, फिर डिविडेंड पेड माइनस करते हैं, फिर माइनस करते हैं ट्रांसफर, फिर आता है रिटेनिंग क्लोजिंग आता है। सर ये कहाँ यूज करते हैं, ये इक्वेशन वहां यूज करते हैं जब रिटेन्ड अर्निंग की चीजें दी हुई हैं आपको, जो रिटेनिंग कॉलम में आती है, और कोई एक मिसिंग फिगर फाइंड करने को बोला हो, मतलब क्लोजिंग फाइंड करने को बोला हो, ट्रांसफर फाइंड करने को बोला हो, डिविडेंड पेड फाइंड करने को बोला हो, फाइंड करने को बोला हो। तो जब भी कोई सवाल आ जाए, रिटेन अर्निंग के सारे आइटम दिए हुए हों और कोई भी मिसिंग आइटम फाइंड करना हो, तो ये इक्वेशन आपने यूज करनी है, बिल्कुल जो सोशी में रिटेनिंग का कॉलम होता है वैसे। तो इस सवाल को मुझे आप करके दिखाएं, ये वाला सवाल 26। आप बिल्कुल इजी होके सोचें, रिटेनिंग का ओपनिंग बैलेंस आएगा, प्लस हम प्रॉफिट करेंगे, माइनस डिविडेंड पेड करते हैं, माइनस ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और आखिर में हमारे पास आता है क्लोजिंग बैलेंस आता है। सो डू ट्राई इट, बिल्कुल इजी होके। अच्छा बेटा सुने, देखें, ये मैंने इक्वेशन बनाई है सारी और मैं सवाल को करवा रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस था 86,000, मैं लिख दिया। प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ 26,000, मैंने लिख दिया। माइनस करेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड तो फाइंड करना है, तो मैंने माइनस डिविडेंड कर दिया। और ट्रांसफर कितना दिया है, 5,000, मैंने -5,000 लिखा। और क्लोजिंग जो बैलेंस है रिटेनिंग का, या एट द ईयर एंड जो आ रहा था वो आ रहा था 88,500, मैंने लिख दिया। ये ख्याल कीजिएगा डेट्स का बहुत ज्यादा, डेट्स ऊपर नीचे कर देता है, इसका बहुत ख्याल करना।
तो 86,000 प्लस 26,000 आई थिंक सो 1,12,000, ठीक। 1,12,000 में से 5,000 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1,07,000, और 1,07,000 88,500 1,07,000 के साथ एडजस्ट करें तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 12,500, 12,500 और आपका 7,000। नहीं 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 नहीं। कितना आ रहा है बेटा आंसर, कंफर्म करवाएं मुझे। 18,500 आंसर आ रहा है गाइस। हाँ 11,500 और 7,000, सही 18,500 आंसर आ रहा है, सही कह रहे हैं, ए आंसर पर। ठीक है बेटा, मैं दोबारा समझा दूं, मैं बगैर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इससे जल्दी में ऐसा हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1,12,000, 5,000 माइनस करेंगे 1,07,000 आ जाएगा, और ये 88,500 आके यहाँ माइनस हो जाएगा, डिविडेंड वहां प्लस में हो जाएगा। तो 88,500 को आप जब एडजस्ट करवाएंगे 1,07,000 के साथ, तो ये हो जाएगा 11,500 प्लस 7,000, ये हो जाएगा 18,500। तो आपके पास ए आंसर आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर विच इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के फीचर मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या होते हैं। देखें, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। दोनों शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है। इसमें भी किस्में होती हैं, उन पर इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा, पहले भी सरसरी आइडिया दे रहा हूँ। दोनों ही शेयर्स होते हैं, मतलब कंपनी में इन दोनों ने पैसा लगाया होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म पैसा लगाया होता है, और अमूमन ये पैसा हमें वापस नहीं करना पड़ता। इसमें प्रेफरेंस शेयर में कुछ और बातें भी हैं जो आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो ऑर्डिनरी शेयर जो होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, ये वोट कर सकते हैं। कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, तो डायरेक्टर के लिए इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के लिए ये वोट कर सकते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर वाले वोट नहीं कर सकते, इनको वोटिंग राइट नहीं होते। दूसरी बात, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, मतलब डायरेक्टर बन सकते हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। तीसरी बात, इनका डिविडेंड वेरी करता है। इनका डिविडेंड क्या करता है, वेरी करता है। डायरेक्टर की मर्जी है शेयर होल्डर से अप्रूव करके कितना भी डिविडेंड दे, मर्जी है। जबकि इनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स से मुराद जो भी इन्होंने पैसा लगाया ना उस पे, प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं होता, जो इन्होंने पैसा लगाया ना उस पे। बेटा ये जो हमारा नॉर्मल ऑनलाइन का कोर्स चल रहा था, ये वो है तला बेटा, मैं अब इसमें एमसीक्यूज पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनका डिविडेंड फिक्स होता है जो इन्होंने पैसा लगाया उस पे। बाज़ दफा सवाल में वो लिखता है जो प्रॉफिट लगाया उस पे, ये ख्याल करना, ठीक है ना। अच्छा जी, और इसके अंदर जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फोकियत हासिल होती है, प्रायोरिटी हासिल होती है। पहले उसको पैसे वापस किए जाएंगे, बाद में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वाले को वापस किए जाएंगे। तो अब जरा मुझे बताएं, अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, डिविडेंड हैज टू बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज गिवन टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, ए भी पढ़ लेते हैं, बी भी पढ़ लेते हैं। डिविडेंड इज फिक्स एंड डज नॉट वेरी विद द प्रॉफिट मेड। सही है, ये वाला पॉइंट तो सही है कि डिविडेंड इनका फिक्स होता है, और भले कितना ही प्रॉफिट हो, इन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उस पर मिलता है उनको डिविडेंड। सही बात है। सी, शेयर होल्डर हैव अ प्रायर क्लेम ऑन एसेट इफ द बिजनेस इज वाउंड अप। जब बिजनेस खत्म होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। डी कह रहा है शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये मुझे बताएं जी, बता। अच्छा, एक पॉइंट को भी जरा देख लेते हैं। अमूमन हमारे पास ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड फिक्स होता है, तो कुछ भी हो जाए उनको वही डिविडेंड मिलना है जो फिक्स है। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड डिसाइड होना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। वो शेयर होल्डर से जाके अप्रूव करवाया जाएगा, फला एंड फला। पहले डायरेक्टर वो प्रपोजल देगा, फिर शेयर होल्डर से अप्रूव कराएंगे, तो अमूमन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को बाद में मिल रहा होता है, ठीक है। तो ए पॉइंट भी एक तरीके से सही है। तो आपके पास जो सही पॉइंट है वो कौन सा वाला है, वो डी वाला पॉइंट है, ठीक है। मैंने ऊपर ही बताया कि वोट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आ जाए, इसको जरा देख लेते हैं। आप लोगों ने सोशी बनाई है ना, तो ये वैसे ही होगा। अच्छा, मैं इसको जरा समझा दूं। टोटल ऑफ द इक्विटी का मतलब क्या है? टोटल ऑफ द इक्विटी का मतलब है, मैंने पहले ही बताया, जब इक्विटी का वर्ड आया तो इक्विटी का मतलब होता है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल यहाँ इसने अलग करके लिखा है, टोटल ऑफ द इक्विटी एंड रिजर्व। वैसे इक्विटी का मतलब होता है ओवरऑल, उसमें रिजर्व सब आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सोशी का टोटल होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं, उसका जो टोटल होता है, उसमें टोटल में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 आता है आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, नंबर 2 आता है आपका क्या नाम है, जनरल रिजर्व, नंबर 3 आता है आपका रिटेन अर्निंग। जब हम टोटल इक्विटी की बात करते हैं तो फिर तीनों चीजें आती हैं, मतलब एक आपका शेयर कैपिटल आएगा,
दूसरे नंबर पे आपके रिजर्व्स आएंगे। तो ओ लेवल में सिर्फ 2 ही रिजर्व हैं, एक जनरल रिजर्व है, एक रिटेनिंग है। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो आपका टोटल इक्विटी कहलाएगा। यहाँ इसने अलग अलग करके लिखा हुआ है टोटल ऑफ द इक्विटी एंड रिजर्व, लेकिन बात एक ही। तो ये आपसे इन तीनों का टोटल मांग रहा है। तो आपने सवाल में देखना होगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, देख लें वो कितना है, 1,60,000। ठीक। जनरल रिजर्व का टोटल कितना है, वो दिया हुआ है 14,000। ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग का टोटल कितना है वो आप देख लें, वो 8,000 है। सर इसका क्या करेंगे, तो बेटा ये नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी इक्विटी का पार्ट नहीं बनती, ना ही सोशी में इसको हम शो करते हैं। तो आप देख लें क्या आंसर होना चाहिए इसका। 1,60,000 प्लस 14,000, ये हो जाएगा 174,000 प्लस 8,000। तो आई होप के 174 में 8,000 प्लस करेंगे तो ये 182,000 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अच्छा जी, आप लोग सोची पढ़ के आए, मुझे 24 का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में कौन सी चीज नहीं आती? जी बेटा, तला बेटा तुम भी आंसर दो ना यार। संजना बेटा सही बता रही हैं। तला बेटा मैंने पहले कहा जो मैं आज की क्लास लूंगा मेरी वीडियोस देख लो तो फायदा होगा। पहले जाहिर बात है, हाँ जी देखो मैंने सोची पढ़ाई थी, यस सर। तो जो भी हमने ऑलरेडी शेयर इशू किया हम लिखते हैं। मैंने कहा था हम शेयर इशू करते हैं उसकी एंट्री आती है। ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर ये भी उसी में आता है। प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर रिटेनिंग में जाके प्लस करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी आता है, माइनस करते हैं रिटेनिंग से और जनरल रिजर्व में ऐड करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये चीज नहीं आती, प्रोपोज कभी भी नहीं आता। क्योंकि डिविडेंड हम तब देते हैं जब उसको शेयर होल्डर अप्रूव करता है। तो डायरेक्टर ने खाली प्रपोजल दिया है, अभी आपने रिश्ता भेजा है, वहां से हाँ नहीं हुई अभी तक। ठीक है। अच्छा जी, इसको जरा एक नजर देखने में समझा दूं। सर ये शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, तो ये एक नजर बिठा लें कि टोटल इक्विटी का वर्ड यूज हो, पेपर में कभी भी टोटल इक्विटी का वर्ड यूज हो या शेयर होल्डर फंड का वर्ड यूज हो, मतलब एक ही है। मतलब एक ही है। देखें शेयर होल्डर इक्विटी किसे कहते हैं, और शेयर होल्डर इक्विटी भी इसको कहते हैं, शेयर होल्डर फंड भी इसको कहते हैं, टोटल इक्विटी भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ओ लेवल की बात करता हूं तो इसका मतलब है आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, आपका क्या नाम है रिटेन अर्निंग, और आपका जनरल रिजर्व। इन तीनों का जो टोटल हमारे पास होता है, इन तीनों का जो टोटल हमारे पास होता है वो कहलाता है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर इक्विटी, या आप कह सकते हैं टोटल इक्विटी। ठीक है। इन तीनों का जो टोटल होता है हमारे पास, तो ये 2 लाख आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का टोटल नजर आ रहा है, जनरल रिजर्व का 30,000 आ रहा है, रिटेनिंग का 15,000 आ रहा है। नॉन करंट लायबिलिटी कभी भी नहीं आती, नॉन करंट लायबिलिटी कभी भी नहीं आती, डिबेंचर नहीं आएगा बेटा। तो 2 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 15,000, 2,45,000। आंसर वुड बी सी। तला बेटा क्या कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा, कैलकुलेशन पूरी क्या करो। चलिए जी, अब ये बताएं जल्दी से 26 का सोशी में हम कौन सा आइटम लिखेंगे। सवाल को पढ़ना जरूरी है एमसीक्यू में। कभी होता है नॉट, तुमने ऊपर बी लिखा था इसलिए परेशान हो गया था कि बी क्यों लिखा था। अच्छा तुमने उसका लिखा था, ठीक ठीक मैं समझ गया। देखिए सवाल को समझना, वो बोला सोशी में क्या आता है, क्या आता है। संजना बेटा सही बता रही हैं आप जो। तला बेटा आप बताएं इन चारों में से कौन सा आइटम आता है 26 का। आप लोगों को पहले कहा था सोशी की वीडियो देख लो। रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स छोड़ना नहीं है बेटा। एमसीक्यू तो सारे करने होते हैं। एमसीक्यू मेहरबानी करके कुछ छोड़ के मत आना। हाँ जो नहीं आ रहा हो बाद में करना, लेकिन एमसीक्यू में कोई भी नहीं छोड़ना, ये बता रहा हूँ। छोड़ना सबसे बड़ी गलती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो एमसीक्यू सारे कीजिएगा। जी बेटा बहुत सही बताया आपने। देखो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट तो आता ही नहीं है सोशी में, आता ही नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो कभी नहीं आता, चाहे अक्रूड हो चाहे पेड हो। अक्रूड शो होता है आपकी नॉन उसमें एसओएफपी में। ठीक है। और जो भी हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा डिविडेंड, सर डिविडेंड आता है लेकिन पेड आएगा। ठीक है, प्रेफरेंस का नहीं, प्रेफरेंस तो सारा ही आता है, प्रेफरेंस तो सारा ही आता है। बाकी ऑर्डिनरी डिविडेंड का हम सिर्फ पेड लिखते हैं। ठीक है, तो ओनली पेड आएगा हमारे पास, तो इसका आंसर सी होगा। प्रपोज हम नहीं लिखते, इस पे बात हो चुकी है। अच्छा जी बेटा ये सवाल रिपीट हुआ है बेटा, ये सवाल 27 सवाल रिपीट हुआ, इससे पहले भी आया था।
यहाँ भी आया था, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। अच्छा जी, ये एक सवाल है, ये भी रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आ चुका है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है सवाल। अब ये आप मुझे बताएं, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि हम खड़े हैं इस तारीख पे 31 मार्च, हमारा जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट बनता है वो हम पे करते हैं 1 अप्रैल को। 31 मार्च को हमने पे नहीं किया होगा, मतलब वो हमारा अदर पेबल होगा। जो भी हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट होगा वो हमने पे नहीं किया, एक्सपेंस है लेकिन हमने पे नहीं किया। तो एक्सपेंस भी है और हमने पे भी नहीं किया, तो इसको कहाँ लिखेंगे? जाहिर है दो जगह लिखेंगे। अब जरा इसको गौर से सुनने, सर एक चीज आपको तंग करेगी, सर ये क्या है? तो अब ये कोर्स से हट चुका है, ठीक है। पुराने जमाने में जो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं ना, उसका सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनता था बस, रिटेन अर्निंग का कॉलम बनता था बस। आप लोग जब सोशी बनाते हैं, मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ एक नज़र में, अगर मैं लास्ट टाइम पढ़ाया हो आपको तो मैं ज़रा फॉर्मेट एक नज़र दिखा दूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये रहा, कहाँ चला गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा फॉर्मेट। तो पुराने ज़माने में सिर्फ ये बनता था बस, रिटेनिंग का कॉलम बनता था बस। तो कंपनी के अंदर उसको कहा जाता था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, तो उसको कहा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और रिटेन अर्निंग का कॉलम बनता था बस। अब दो हमारे पास जो ओ लेवल है उसमें 2013 से चेंजेस आई हैं, और वर्ल्ड ओवर 2008 में चेंजेस आई थी। ये क्यों आई थी, इसके पीछे आईएस फॉलो होता है, वो मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पुराने जमाने में रिटेनिंग का कॉलम बनता था, उसको हम बोलते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 2013 तक जितने भी सवाल हैं ओ लेवल के, आईजीसी के, उसमें आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वर्ड मिलेगा। अच्छा, कंपनी के बारे में आपको एक बात बता दूं, 2015 या 14 ऑनवर्ड सारे सवाल कंपनी के करें, जितने भी आपको मिले एमसीक्यूज वगैरह जो भी मिले, इससे पहले के नहीं करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। 2013 से पहले का कोई भी एमसीक्यू नहीं करें। अगर करना भी हो तो मुझे एमसीक्यू भेज दें या मुझसे पूछ लें, मैं आपको करवा दूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। 2013 ऑनवर्ड्स करें, कंपनी की थ्योरी पढ़ने, इससे पहले की नहीं करें, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरे आपके पास तीनों कॉलम बनते हैं और इनका एक टोटल कॉलम बनता है, ठीक है। तो अब जरा आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो पहली बात, डिबेंचर इंटरेस्ट तो आता ही नहीं है। अगर रिटेन अर्निंग का कॉलम भी आप देख लें तो उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते थे, डिविडेंड माइनस करते थे, ट्रांसफर माइनस करते थे, डिबेंचर इंटरेस्ट का तो कोई काम ही नहीं था वहां पे। तो इसमें तो आएगा ही नहीं बेटा आपका, ठीक है। आपका एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। दूसरी बात, आपने पे नहीं किया तो एज अ अदर पेबल करंट लायबिलिटी में शो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ए होगा। ये रिपीट हुआ एमसीक्यू। सर आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको जरा एक नजर देख लें, इसको जरा एक नजर देख लें। इसमें रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आपसे पूछा है, इसमें रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आपसे पूछा है। अगेन मैंने आपको रिटेनिंग की इक्वेशन बताई थी, याद है? मैंने बताया था रिटेनिंग ओपनिंग लिखो, उसमें क्या करेंगे सर, उसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट मींस प्रॉफिट फॉर द ईयर, न कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये ख्याल करना बेटा। माइनस क्या करेंगे? माइनस डिविडेंड करेंगे। डिविडेंड समटाइम दिया हुआ होता है, समटाइम नहीं दिया हुआ होता, तो कैलकुलेट करते हैं कैसे। आपको 10% दिया हुआ है ना, किसका? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का, तो फिर 10% लगाएंगे आप 2 लाख के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, माइनस क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं ट्रांसफर। तो आपके पास क्या आ जाता है? रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आ जाता है। तो बेटा आप लोगों ने ही करना है। ये कोई तीसरा एमसीक्यू जो मैं करवा रहा हूं, और जिसमें रिटेनिंग की इक्वेशन यूज हो रही है, और एक मिसिंग फिगर हमें फाइंड करनी है। ये कोई तीसरा एमसीक्यू जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो शाबाश बेटा जल्दी करें। रिटेनिंग का ओपनिंग बैलेंस ये रहा, फिर बोल रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है बेटा, ख्याल करना। अगर सवाल में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट देते तो इंटरेस्ट भी माइनस करना होता है फिर, ठीक है। अच्छा जी, सेल ट्रांसफर, ट्रांसफर ये रहा। और डिविडेंड आपको जान मारनी पड़ेगी, डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन में मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ वीडियो में। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ 10% लगाएं 2 लाख के ऊपर बेटा, ठीक है। चलो मैं जल्दी से करवा के दे रहा हूँ सर। ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, 12,000। प्रॉफिट कितना है? 43,000। माइनस करेंगे डिविडेंड, तो 2 लाख का 10% निकालें सर। 10% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, तो 2 लाख का 10% निकालें सर, ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। माइनस करेंगे ट्रांसफर,
ट्रांसफर कितना है आपका? 10,000 है, तो आपके पास रिटेनिंग का क्लोजिंग आ जाएगा। तो 12,000 प्लस 43 55,000। 55,000 में से आप माइनस कर दें 30,000, तो 25,000 आंसर आएगा। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हो तो आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा जी, आ जाए। अब इसका आंसर ये भी मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है सवाल। अच्छा, ये कह रहे हैं कौन सी चीज नहीं आती सोशी में। ये ख्याल कीजिएगा, कभी सवाल पूछता है कौन सी चीज आती है, तो ये मेहरबानी करके ये जो बोल्ड करते हैं ना जब एक चीज को, इसको इग्नोर मत किया करें। सोशी में कौन सी चीज नहीं आती? नहीं आती। सर डिविडेंड पेड आता है। डिविडेंड चाहे इंटरिम हो, साल के बीच में दें या साल के एंड में दें। कभी कभार क्या होता है कि जो भी हमारे पास साल के बीच में प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड दे देते हैं, और साल के आखिर में जो डिविडेंड होता है वो हम बाद में दे रहे होते हैं। तो एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इस पे भी वीडियो में तफसीलन बात कर चुका हूँ ये दोनों होते क्या है। तो डिविडेंड पेड आएगा हमेशा। ठीक है, तो अगेन मैं टिक करता हूँ। सर डिविडेंड पेड आता है, इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ये भी आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी आता है। ये तीनों रिटेनिंग के कॉलम में आते हैं सिवाय इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर के। डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? ए आंसर होगा, ये नहीं आता बेटा। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? अगेन ये भी शायद सवाल रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से, या सेम ही है तकरीबन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 26 आप लोग करें बेटा, 26 आप लोग करें। What is not included in a statement of changes in equity of a limited company for the year ended 31st March 2019? क्या चीज सोशी में नहीं आती? घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा है, 3 सवाल पूछ चुका है वो। एक बार पूछा क्या आता है और एक बार पूछा क्या नहीं आता। बेटा सोच समझ के बताएं आंसर। इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देख लें सोशी। कहाँ गया? ये रहा सोशी, देखें। इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ये रहा, प्रॉफिट ये रहा, डिविडेंड पेड ये रहा, ट्रांसफर रिजर्व ये रहा। अब आप देखें क्या आंसर होगा। सर इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर पढ़ चुके हैं, आता है, तो ये तो नहीं हो सकता बेटा। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड चाहे फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए, वो आएगा। प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड विच हैज टू बी पेड। अच्छा ये भरा है, हम खड़े 31 मार्च 2019 पे खड़े। ठीक है, तो साल के आखिर में हमारे डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया है और वो हम अगले साल देंगे, वो हम अगले साल देंगे। प्रपोज किया अगले साल देंगे, तो ये नहीं आता बेटा सोशी में। ठीक है, और ट्रांसफर मेड ये आता है बेटा। तो इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा जी, ये आईएएस के सवाल ही मैं कल बताऊंगा, कुछ और चीजें भी और आईएएस सवाल भी कल बताऊंगा। अच्छा जी, ये वाला सवाल, अच्छा ये मुझे जरा बताएं क्या होगा। कौन सी चीज सोशी में आएगी? जल्दी बताएं, 24 का आंसर क्या होगा? कौन सी चीज सोशी में आएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट तो आता ही नहीं है सोशी में, चाहे पेड हो चाहे क्रूड हो, आता ही नहीं। अब बच गया सी। कौन सी चीज आएगी? सी होगा। अच्छा डिविडेंड प्रपोज अगर पिछले साल का हो ना, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है, लास्ट ईयर डायरेक्टर ने अनाउंस किया तो इस साल पे हो सकता है। लेकिन डिविडेंड प्रपोज अगर इस साल का है तो फिर वो अगले साल पे होगा। ठीक है, ये ख्याल करना। तो ये नहीं आता बेटे, करंट ईयर का नहीं आता। अच्छा बाकी सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, आप दोबारा इन एमसीक्यूज की वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जितने भी इसके शीट के सवाल हैं ये मैं कल कराऊंगा, और कुछ और चीजें वो कल कराऊंगा। होपफुली कल हमारा कंपनी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आप मेहरबानी करके दोबारा वीडियोस जाके देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्या करें, बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे करें। तो कल हम इंशाल्लाह मुश्किल चीजें इसकी सीखेंगे। डिविडेंड की कैलकुलेशन जाके देखें कैसी होती है, तो कल हम इंशाल्लाह इसको कंपनी को कर देंगे फाइनलाइज, और फिर जो हमारे नए टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं शुरू करवा दूंगा आपको। यहाँ तक सब सेट है? कोई सवाल, कोई इशू? जी बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद, और फी अमानुल्लाह।